चलिए तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जो कि कौन सा है आपका इंश्योरेंस वाला सेक्टर। ठीक है, अब भाई साहब ये इंश्योरेंस सेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इंश्योरेंस बेसिकली दो टाइप का आपका होता है। अगर मैं मोटा मोटी हिसाब किताब बात करूं तो एक आपका होता है जिसे कहा जाता है लाइफ इंश्योरेंस। क्या कहा जाता है? लाइफ इंश्योरेंस। और दूसरा जो होता है उसे नाम दिया जाता है कौन सा? जनरल इंश्योरेंस। कौन सा? जनरल इंश्योरेंस। उसमें बाकी जितनी भी कैटेगरी है, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना आ गया, हेल्थ का इंश्योरेंस करवाना आ गया। ठीक है, हेल्थ लाइफ वाले इंश्योरेंस में नहीं आता है, वो अलग आता है। ठीक है, तो वो सब आ गया। फायर का इंश्योरेंस हो गया, मरीन का इंश्योरेंस हो गया, वो सारी की सारी कैटेगरी जो है वो किस में आ जाएगी? आपके जनरल इंश्योरेंस में आ जाएगी। अब इसमें एक पहलू तो ये है कि बेसिकली अगर आप इंश्योरेंस की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कंपनी है जिसका नाम क्या है? LIC। भली भांति बच्चा बच्चा इस कंपनी के बारे में अच्छे से जानता है। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए हम में से कोई बंदा चाहता है कि हमारा इंश्योरेंस जो है वो किया जाए, तो हम क्या करते हैं? हम इस पर्टिकुलर कंपनी को एक अमाउंट पे करते हैं जिसे नाम दिया जाता है क्या? प्रीमियम। अब ये जो प्रीमियम पे करना पड़ता है, ये हो सकता है कि मंथली पे करना पड़े, हो सकता है कि हाफ ईयरली पे करना पड़े, या फिर एनुअली पे करना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि एक ही बार में आपने पेमेंट कर दिया, लमसम पेमेंट कर दिया काफी सारे रुपए का, और बदले में ये जो LIC कंपनी है ये आपको इस बात की एश्योरिटी देती है कि अगर ये इंश्योरेंस का जो पीरियड है वो खत्म होने के पहले आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके पीछे जो आपके रिलेटिव्स बच जाएंगे। रिलेटिव का मतलब है आपके ब्लड रिलेटिव। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पापा का इंश्योरेंस हुआ, राइट, ये किसी के भी पापा का इंश्योरेंस अगर हुआ, गलत वे में आप ना लेके जाइए इसको, किसी के भी पापा का इंश्योरेंस हुआ तो उनके जाने के बाद में जो उनके बच्चे होंगे, उनकी मम्मी होंगी, उनको ये पैसा जो है वो मिल जाएगा। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इस इंसान को अपना इंश्योरेंस लेते टाइम पे एक नॉमिनी जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है, उसको पैसा मिल जाएगा। बट टू बी वेरी फ्रेंक, आज हमारा ये जो चैप्टर है, यहां पे जो कंटेंट आपका इंश्योरेंस वाला दिया हुआ है, इसमें हम ये चीजों की बात नहीं करने वाले। तो सबसे पहले हम बात ये करने वाले कि जो इंश्योरेंस कंपनी है LIC, ये क्या करती है। ठीक है, और इसने कितना मार्केट के अंदर पैसा रेज किया हुआ है, कितना पैसा मार्केट में रेज किया हुआ है। और अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं तो कौन से दिन कौन सी कंपनी इस सेक्टर में आई, कितना बिजनेस उसने किया, और इंश्योरेंस सेक्टर को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, क्या कोई अथॉरिटी है क्या इसके लिए, उन सारे टॉपिक्स की बात जो है वो अपने यहाँ पे करने वाले हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। लेकिन अब एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि सर हम जैसे काफी सारे लोगों ने LIC कंपनी को या ऐसी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, ये भी मैं आपको बता दूं कि इवन अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में बात करते हैं तो उसमें भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी हैं और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे लोगों ने मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 5000 करोड़ रुपीस जो है वो क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए, सब लोगों ने मिलकर। ठीक है, और पैसा देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं प्रीमियम के तौर पर। ठीक है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमें क्या करे? हमें सम एश्योर्ड जो है वो प्रोवाइड करे, या फिर अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी फैमिली जो होती है उसको प्रोवाइड करते। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपकी ये कंपनी आपको ये पैसा वापस करने वाली है, कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है कि अगर आप साल का 1 लाख रुपया भरते हैं, साल का 1 लाख रुपया, और अगर ये आप 10 साल तक भरते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड देती है 10 साल के बाद में। ठीक है, तो सर हमने पैसा भरा 10 लाख रुपए, और अगर LIC जो है वो यही वाले पैसे को अपने तिजोरी में रखेगी तो हमको रिटर्न कहां से देगी भाई साहब? नहीं दे पाएगी ना। बोले बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होता है कि आपकी जो ये इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है? वो इसी पैसे को इन्वेस्ट करती है इनटू मार्केट। कहां इन्वेस्ट करेगी इसको? मार्केट में जाके ये पैसा जो उसको इन्वेस्ट करेगी, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेगी, कहीं पर अगर लग रहा है कि म्यूचुअल फंड अच्छा है तो म्यूचुअल फंड को परचेज कर लेगी, और एज द केस मे बी। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। चलिए वैसे तो वापस से यही चीज के बारे में अपने को डिस्कशन जो है वो करना है कि कब हमारी कंट्री में इंश्योरेंस सेक्टर को लेके क्या डेवलपमेंट जो है वो किया गया और किस तरीके से वर्क हुआ। ठीक है, तो ध्यान से, अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की बात की जाए तो उसमें कुल मिला के 57 इंश्योरेंस कंपनी है।
57 इंश्योरेंस कंपनीज है, जिसमें से 24 आर इन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जैसा मैंने आपसे कहा था लाइफ इंश्योरेंस वाले बिजनेस में है, और 33 जो है वो अदर लाइफ इंश्योरेंस में, मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है साहब। नाउ अमंग द लाइफ इंश्योरेंस द LIC इज द सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं उसमें LIC नाम की जो कंपनी है वो इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करती है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी। हालांकि अभी भी अगर आप बात करोगे तो उसको भी क्या कर दिया गया है, डिसइन्वेस्ट कर दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट ने LIC में अपना जो पार्ट था ना उसको क्या कर दिया, बेच दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया LIC को। गॉट द पॉइंट। यानी कि अभी अगर हम कहना चाहें तो सर इंश्योरेंस सेक्टर में फिलहाल लाइफ इंश्योरेंस की बात अगर आप करोगे तो एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि किससे बिलोंग करती होगी, पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करती होगी कंप्लीटली, ऐसा हम यहां पे अभी कह सकते हैं अगर मैं और रिसेंट की बात यहां पे करूं तो। ठीक है सर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अमंग द नॉन लाइफ इंश्योरेंस देयर आर 6 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, यानी कि जनरल वाले की बात अगर आप करोगे तो कितने हैं, 6 है। कौन से बाद में देखेंगे उसको। इन एडिशन टू दिस देयर इज अ सोल नेशनल री इंश्योरर, मतलब ऑलरेडी इंश्योरेंस हो चुका है, उसको दोबारा से इंश्योरेंस करने के लिए कोई कंपनी अगर है तो उसे क्या कहेंगे, री इंश्योरर, नेमली द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, GIC। सर इसके पहले जो अपन बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड के बारे में, उस टाइम पे भी GIC नाम की चीज जो है वो आपके सामने आई थी। ठीक है। अदर स्टेक होल्डर्स इन द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट इंक्लूड द एजेंट, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं, जो अपने पास में आते हैं कि अरे भाई साहब पॉलिसी ले लो। ठीक है, डन। ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, सर्वेयर भी हो सकते हैं, एंड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्विंग द हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स ऑल्सो। कौन सा क्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। गॉट द पॉइंट। ठीक है साहब। अब इसमें अगर मैं मार्केट साइज की बात करूं, मतलब कितना पैसा ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे तो लास्ट तक आप ट्रिलियंस ऑफ इनकम तक पहुंच गए थे कि म्यूचुअल फंड जो है वो उतना पैसा इकट्ठा कर पा रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो बोले इंश्योरेंस सेक्टर कितना कर पा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब। द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड has gradually pushed insurance penetration in the country and proliferation of the insurance scheme। मतलब सीधी बात है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाए, गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट्स चलाए और क्या कहा कि हर किसी इंसान को इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए, जिंदगी को सिक्योर करना चाहिए। कई बार आपने शायद एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा और लास्ट में एडवर्टीजमेंट के लास्ट में बोला जाता है जनहित में जारी। ठीक है। तो अभी लोगों को कैसा लगेगा, मतलब ये है भी सही, कोई गलत इसमें नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि लोगों को जागरूकता होगी कि हाँ भाई साहब अगर गवर्नमेंट ये काम करने के लिए बोल रही है इसके मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही है। या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और आप देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई व्हीकल है, आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन उस व्हीकल का आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो आपका चालान काटा जाता है। भाई साहब एक मिनट, सोचने वाली बात है, मेरी गाड़ी मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया और आप मेरा चालान काट रहे हो, क्यों भाई साहब, मेरा लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है फिर भी काट लो चालान। अरे वेट ना पॉइंट, लेकिन ध्यान से क्या सब बोले अगर गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया हुआ रहता है तो ऐसे केस में जो जान की हानि होती है उसका तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट जो आपकी गाड़ी का नुकसान वहां पे हुआ या फिर जो खर्चा पानी आपका हॉस्पिटल में लगा होगा कम से कम उसका रिकवरी तो आपका हो पाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है क्या कि आपकी गाड़ी का, आपकी जिंदगी का, आपकी हेल्थ का, लगभग कह सकते हैं हर एक चीज का इंश्योरेंस अगर होगा तो ये आपके बेनिफिट की बात है। और कई बार जब आपको आपके बेनिफिट के बारे में ध्यान नहीं होता है, केयर नहीं होती है, तो गवर्नमेंट को या तो प्यार से समझाना पड़ता है और या फिर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेके आपको ये बताना पड़ता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। ठीक है साहब। ना ये ध्यान से देखिएगा, सब बोले ग्रॉस प्रीमियम समझ में आ गया, जो हम लोग इंश्योरेंस कंपनीज को पे करते हैं मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे या फिर कई बार क्वार्टरली बेसिस पे भी होता है और या फिर लमसम भी होता है। एक साथ पैसा हमने दे दिया, बाद में जो होगा बोले होता रहेगा। ठीक है, डन। प्रीमियम रिटर्न इन इंडिया रीच्ड ₹5.5 ट्रिलियन।
5.53 ट्रिलियन, दैट इज यूएस डॉलर में अगर आप कंपेयर करोगे तो 94.48 बिलियन। अगर रुपीस में बात करोगे तो ट्रिलियंस में है। डॉलर, सर डॉलर में बात करना ही क्यों अपने को? वैसे करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ गए तो कुछ नहीं कह सकते, बट इंडिया की बात अगर आप कर रहे हो तो सर रुपीस चलते हैं, तो डॉलर में आपको बात वहां पे करनी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। ये कब की बात है? फाइनेंशियल ईयर 18 की बात है, विद 4.58 ट्रिलियन फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस एंड 1.51 ट्रिलियन फ्रॉम द अदर इंश्योरेंस, यानी कि जनरल वाला जो इंश्योरेंस है उससे। ठीक है सर। ना ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? मार्केट से पैसा निकालना। ठीक है। प्रीमियम एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात अगर आप करोगे तो ये कितना है? 3.69% इन 2017 एज कंपेयर टू 2.71% इन 2001। यानी कि लोगों की जागरूकता जो है टुवर्ड्स इंश्योरेंस वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग ज्यादा प्रीमियम पे करने लगे हैं, लोग ज्यादा इंश्योरेंस जो है वो परचेज करने लगे हैं, लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं अपनी जिंदगी के टुवर्ड्स और अपनी चीजों के टुवर्ड्स। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है साहब। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सब बोले अगर फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात की जाए, फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात की जाए अप टू अक्टूबर 2018, सर फाइनेंशियल ईयर 19 की बात कर रहा हूं और उसमें आपने बोला अक्टूबर 2018 तक। अरे भाई साहब, फाइनेंशियल ईयर 19 का मतलब क्या है? ईयर 18-19, जो कि अप्रैल 2018 से शुरू हुआ होगा और कहां तक है? मार्च 2019 तक है, राइट? तो उसमें कहा जा रहा है कि उस फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अक्टूबर 2018 तक प्रीमियम फॉर द न्यू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस increased 3.66% year on year to rupees 1.09 trillion। in FY ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम जो है ऑफ नॉन इंश्योरेंस ये कितना था? 962.05 बिलियन, शोइंग अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 12.40%। अरे बाप रे बाप, 12.40%। अब एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है और ये जो नंबर्स है ना ये आपको याद रखने पड़ेंगे। द रीजन बीइंग कि एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा जा सकता है, कितना अमाउंट है वो भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना आपको पड़ेगा। ठीक है, डन। नाउ इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए उसके ऊपर अगर डिस्कशन किया जाए, इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, तो ध्यान से भाई साहब, नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लिए गए। बोले अगर आप सितंबर 2018 की बात करो तो एक स्कीम लाई गई जिसका नाम क्या दिया गया? नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन। कौन से वाली? हेल्थ प्रोटेक्शन। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी की बात नहीं कर रहे। जब आप जिंदगी की बात कर रहे हो तो आप मौत की बात कर रहे हो। अगर बंदे की डेथ हो जाती है तो पीछे वालों को क्या मिलेगा, इसकी बात कर रहे हो। लेकिन जब आप हेल्थ प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो आपका यह कहना है कि गलती से अगर आपको आगे चल के कोई बीमारी लग जाती है, किसी भी टाइप की कोई भी बीमारी, तो ऐसे केस में अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो आपकी जो सेविंग्स है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उसके लिए यहां पे एक स्कीम जो है वो लेके आई गई। ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया? हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। अब चूंकि ये गवर्नमेंट ने निकाला है इसलिए सामने में नाम क्या लगा दिया? नेशनल। ठीक है, ठीक है साहब। It was launched under Ayushman Bharat to provide coverage of up to 5 lakh rupees to more than 100 million vulnerable families। 100 मिलियन का मतलब क्या होता है सर? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। ठीक है, तो 10 मिलियन में कितने हो गए सर? 1 करोड़। और 100 मिलियन में कितने हो गए? 10 करोड़। ठीक है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 10 करोड़ लोगों के लिए यहाँ पे ये स्कीम जो है उसको लाया गया, जिसमें अगर परिवार को कुछ भी होता है तो 5 लाख रुपए जो है हेल्थ के तौर पे उनको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस के तौर पर। ठीक है साहब। नाउ द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया फ्रॉम 34% टू 50%। ठीक है साहब। फिर उसके बाद ओवर 47.9 मिलियन फार्मर्स, 47.9 million farmers were benefited under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा सर, अगर किसानों की जो फसल है, क्रॉप्स जो हैं, अगर वो बर्बाद हो जाते हैं सर कैसे होंगे? सर बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ सकता है,
या एक बहुत ही मतलब रिसेंटली अपन ने देखा था लॉक्टस का अटैक, टिड्डियां जो हैं उन्होंने पूरी फसल को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो किसानों से क्या कहा गया कि आप ना अपना बीमा करवा लो फसल का, और अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको कंपनसेशन पे कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको एक नॉमिनल प्रीमियम पे करके अपनी फसलों का क्या करवाना पड़ेगा, बीमा कम से कम करवाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक है सर। ना तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। सवाल आ सकता है कि इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, अब म्यूचुअल फंड के लिए हमने सुना कि सेबी नाम की अथॉरिटी है, सेबी ने रेगुलेशंस बनाए थे म्यूचुअल फंड वाले 1996 वाले, याद आया? सेम ऐसे ही सवाल आता है कि सर बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए सेबी है। तो सर सवाल ये आता है कि जो आपका यहां पे इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको रेगुलेट करने के लिए कौन है भाई साहब? क्या उसको रेगुलेट करने के लिए कोई है क्या? तो जवाब आता है यस, अथॉरिटी का नाम क्या है, IRDA। एग्जाम में आपको IRDA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर यह भी सवाल आ सकता है कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी का नाम क्या है, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म? I मतलब इंश्योरेंस, R मतलब रेगुलेटरी, D मतलब डेवलपमेंट, A मतलब अथॉरिटी, I मतलब ऑफ इंडिया। गॉट द पॉइंट? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर plans to issue redesigned initial public offer guidelines for the insurance companies in India which are looking to divest equity through the IPO route। सब मतलब नहीं समझ में आया? मतलब ये कि मान लीजिए आज की डेट में कोई इंश्योरेंस कंपनी है, क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, और अगर ये कंपनी मार्केट में आईपीओ लेके आती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, और अपने जो शेयर्स हैं उनको क्या करती है, पब्लिक को ऑफर करती है, ठीक है, यानी कि पब्लिक को शेयर्स देती है, उनसे पैसा लेती है, ठीक है। तो आईआरडीए ने क्या किया कि आपकी ये इंश्योरेंस कंपनी कोई गलत काम ना करे, लोगों का पैसा ऐंठ ना ले, ठीक है। तो उसके लिए आईपीओ के लिए जो भी गाइडलाइंस हुआ करती थी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, वो गाइडलाइंस को यहां पे क्या किया, चेंज किया। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट वाली बात है कि अगर ये कोई नॉर्मल कंपनी होती, मतलब इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, नॉर्मल कंपनी, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या गाइडलाइंस है क्या नहीं है वो कौन बताता है, सर वो सेबी बताता है। और मैंने आपको बताया भी था कि सेबी ने बाकायदा एक रेगुलेशन यहां पे बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, सेबी का ICDR रेगुलेशन, जो कि 2018 का है, दैट इज इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018, ठीक है। तो वो यहां पे आपका बनाया हुआ है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे तो वैसे जब इसके लिए एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बनाई हुई है तो फिर सेबी के पास क्यों जाए, कौन करेगा उसके लिए काम, सर IRDA करेगा, ठीक है। IRDA विल वर्क फॉर इट, ठीक है साहब। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट IRDA हैज अलाउड इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर का मतलब क्या है यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी, टू इन्वेस्ट अप टू 10% इन द एडिशनल टायर bonds that are issued by the bank to augment their tier 1 capital in order to expand the pool of eligible investors for the bank। मतलब इंश्योरेंस कंपनी से ये कहा गया कि जो पैसा आपके पास में प्रीमियम के तौर पे आता है, किसके तौर पे आता है, प्रीमियम के तौर पे आपके पास जो पैसा आता है, उसी पैसे को आप क्या कर सकते हो, उसका 10% जो है वो बैंक्स के बॉन्ड्स परचेज कर सकते हो। जैसे कंपनी शेयर इशू करती है वैसे बैंक क्या कर सकता है, बॉन्ड इशू कर सकता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी परचेज कर लेगी और वहां पे पैसा दे देगी। इससे दो फायदे होंगे, पहला, कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा है वो सही जगह पे इन्वेस्टेड है, बैंक के पास में दिया हुआ है, बैंक से पैसा कभी भी आ सकता है और बैंक पैसा खा के भाग भी नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, सर बैंक को जो अपने यहां पे रिक्वायरमेंट पूरे करने होते हैं, उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से क्या हो जाएगा, हेल्प जो है वो भी यहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों बेनिफिट यहां पे मिल गए, ठीक है सर।
फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपका कौन सा, मेजर इवेंट्स इन जर्नी ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर, वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां फेजेस के हिसाब से बात तो नहीं करी गई, लेकिन यहां ईयर के हिसाब से बात जो है वो करी गई। क्या कहता है सर 1956 से लेके 72 तक की बात है, फेज लगा लो इसको आप भाई साहब। जब आप किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उसको फेज ही मान के चलो आप। कोई एक साल अगर आपने लिखा होगा तो सर वो फेज नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा साल की बात वहां पे कर रहे हैं तो उसे क्या माना जाना चाहिए, फेज ही माना जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज्ड टू फॉर्म LIC in 1956 to increase the penetration and protect the policy holder from the mismanagement। सर मतलब क्या हुआ, सर मतलब ये हुआ कि 1956 के पहले भी इंश्योरेंस कंपनीज हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनीज को आपस में कंसोलिडेट कर दिया गया, मिला दिया गया, और मिला के एक ही कंपनी बना दी गई। नाम क्या दिया गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और उसी कंपनी को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। गॉट द पॉइंट, बोले ठीक है साहब, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भरोसा जो है वो जीता जा सके। भाई साहब अगर गवर्नमेंट की कंपनी है तो पैसा खा के कहीं पे जाएगी नहीं, इस बात की क्या है, गारंटी। ठीक है, ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके साथ में गलत नहीं होना चाहिए। अभी आज के डेट में ये बहुत बड़ा डायलेमा है। आप शायद मतलब कभी ये सुनते होंगे policybazaar.com के नाम का, ठीक है, या फिर उसका बाकायदा ऐप वगैरह जो है वो भी आता है। उसमें अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह को देखते हो तो वहां पे आपको रेटिंग्स के साथ में इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलेगी। मैं देखता हूं मेरे पास में अगर होगा तो, पॉलिसी बाजार अभी फिलहाल डाउनलोड किया हुआ नहीं है, पैसा बाजार में नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, मैं कर लेता हूं, इसको तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बट हाँ अपना डेटा जो है वो उन लोगों को देना पड़ेगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाती है। पॉलिसी बाजार, अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो वर्क करती हैं। पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। मतलब आज के टाइम पे तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कि कहाँ आपको पहले इंश्योरेंस परचेज करने के लिए किसी एजेंट को ढूंढना पड़ता था, वो आके आपको सारी बातें बताता था, उसके बाद जाके आप क्या करते थे, कोई भी पॉलिसी को परचेज कर पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब कहानी बहुत ही यहाँ पे सीधी सिंपल हो गई है। कैसे, देखिए आप, ये देखिए, अगर इसमें देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस नाम की एक चीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, कार इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, टू व्हीलर इंश्योरेंस है, चाइल्ड सेविंग प्लान है, गारंटी रिटर्न है। मतलब वही लाइफ इंश्योरेंस वाली चीज के अंदर अलग अलग ऑप्शंस जो है वो आपको बना के दे दिए। अब मान लीजिए कि मैं लाइफ इंश्योरेंस जो है वो करवाना चाहता हूं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, क्या करना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। इसमें देखिए पूरा बकायदा उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ ऑफर के बारे में, सेव मोर विद अप टू 10% ऑनलाइन डिस्काउंट, 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर। मतलब अगर मेरी डेथ हो जाती है तो कितना पैसा मिलेगा, 1 करोड़ रुपए। मेरे को नहीं, मैं भूत बन के क्या करूंगा पैसे का, मेरे परिवार जो है ना उसको मिलेगा, ठीक है। एट ₹490 पर मंथ, ऊपर में स्टार मार्क दिया हुआ, मतलब ये 490 जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि सर आपका प्रीमियम कितना आएगा कितना नहीं आएगा डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, क्या आप सिगरेट पीते हो, क्या आप एल्कोहल का कंजम्पशन करते हो क्या, ठीक है, या कोई और शौक पानी तो नहीं है। दूसरा, मेल फीमेल का भी बहुत फर्क पड़ता है। सर मेल की बात अगर आप करोगे तो मेल को हार्ट अटैक बहुत आता है,
क्योंकि इंसान रोता नहीं है ना, राइट। मर्द जो है उसको दर्द नहीं होता, इसलिए वो रोता नहीं है, तो हार्ट अटैक उसको बहुत ज़्यादा आते हैं, फीमेल को कम आते हैं। तो ऐसे केस में फीमेल के लिए प्रीमियम क्या रहेगा, कम रहेगा, मेल के लिए प्रीमियम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे मेल के लिए क्लिक करता हूँ कि मैं मेल हूँ करके, ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ, ओह 1968, अरे बाप रे इतना बुढ़ा बना रहे क्या, ठीक है। तो 30 ईयर्स की मेरी क्या है, एज है। व्यू फ्री कोड, इसमें अपने को पूरा हिसाब किताब आ जाएगा अलग अलग कंपनीज का कि कितना पैसा, सॉरी कितना प्रीमियम मुझे पे करना पड़ेगा और उसके हिसाब से क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। लेकिन एक सेकंड, अगला सवाल देखो, क्या आप स्मोक करते हैं या टोबैको चू करते हैं? मैंने कहा नहीं भाई साहब, ये बुरी आदत तो हमको नहीं। दूसरा, सिलेक्ट योर एनुअल इनकम। कई लोग बोले मैं काय को बताऊं, मैं बता देता हूं। वैसे मेरी ज़्यादा नहीं है, मैं मैक्सिमम 2 लाख से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाता हूं साल भर का, ठीक है। सब बोले आर यू सैलरीड और कैसे क्या? मैंने कहा सेल्फ एम्प्लॉयड है भाई साहब। सिलेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अरे सर हमारा तो कॉलेज के भी ऊपर हो चुका है, ठीक है। नाउ ये बीच में एडवर्टीजमेंट आ गया, इसको अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये देखिए आप लाइन से आपको वहां पे जितनी भी कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, कौन सी है? सबसे पहले कोटक महिंद्रा है, HDFC लाइफ है, मैक्स लाइफ, टाटा AIG, बजाज अलायंस, फिर PNB का मेट लाइफ। ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे हमने म्यूचुअल फंड में देखा था कि हर एक बैंक का म्यूचुअल फंड है, वैसे ही काफ़ी सारे बैंक ऐसे हैं, PNB हो गया, ICICI हो गया, IDBI हो गया, ठीक है, या फिर उसके अलावा आपका SBI हो गया, HDFC हो गया। सर इनके इंश्योरेंस प्लान भी हैं जिसमें लाइफ इंश्योरेंस भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंडिया फर्स्ट, फ्यूचर जनरली, एगॉन लाइफ, फिर उसके बाद में रिलायंस कंपनी का भी है, आदित्य बिरला का भी है। अब इसमें ना अगर आप बाजू में देखेंगे, ये देखिए सबसे पहले ऊपर देखते हैं अपन, लाइफ कवर है 50 लाख रुपीस का, कवरेज रहेगा 70 साल तक, ठीक है। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हो, मंथली करना चाहोगे या आप एनुअली करना, दो ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। कई ऐसे होते हैं जिसमें कि क्वार्टरली ऑप्शन भी दिया रहता है, ठीक है, ठीक है साहब। ना अब ये देखिए, अगर कोटक लाइफ इंश्योरेंस में वहां पे आप देखोगे, जो मैं सबसे मेन आपको बताना चाहता था, वहां लिखा हुआ है क्लेम सेटल्ड 96.3%, मतलब 100 में से 96.3% केसेस में सामने वाले बंदे को पैसा दिया गया। अब सवाल ये आता है, क्या ऐसा भी होगा कि हमारी डेथ होने के बाद में पैसा नहीं दिया जाएगा? हाँ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, ऐसी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपके बारे में ये कहती है, अरे आपने तो कोई स्कीम लिया ही नहीं था, या फिर आपने उस टाइम पे ये बताया, झूठ बोला था कि आप तंबाकू नहीं खाते हैं, आपने झूठ बताया था कि आप अल्कोहल नहीं पीते हैं, आपने झूठ बताया था कि आप कितने साल के। तो ऐसे केस में चूंकि आपने झूठ बोला था, तो जहां आपने स्टार मार्क देखा था, ठीक है, वो स्टार मार्क में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी उसमें लिखा हुआ है क्या, कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका जो पैसा होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा, उसको फॉरफिट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या आता है, डाउट आता है कि भाई साहब कोई भी कंपनी जो है वो हमको हमारा पैसा देगी या नहीं देगी, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। तो इसमें देखिए आप कोटक महिंद्रा की बात अगर आप करोगे तो 96.3% क्लेम जो है वो क्या है, सेटल्ड। फिर उसके बाद में अगर आप HDFC, अरे बाप रे 99%, HDFC लाइफ की बात करोगे तो 99%, टाटा एज 99.1%, बजाज 90.0%, ठीक है। तो ये ऐसे इसका पूरा यहां पे ये दिया हुआ है, मतलब सर 100% कहीं पे है क्या? नहीं साहब, 100% तो कहीं पे भी नहीं है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। अच्छा, बाजू में देखिए प्रीमियम और इश्यूएंस चांसेस की बात करी गई है, ठीक है, एक्सीलेंट है हर किसी केस में। लेकिन प्रीमियम देखो कितना आएगा, प्रीमियम देखो कितना आएगा वहां पे, हाँ जी, प्रीमियम है 488 रुपीज महीने का, मंथली प्रीमियम इज 488 रुपीज वहां पे दिया हुआ है। अरे बाप रे, ये तो सीधा बोल रहा है कि भाई साहब आपको डिटेल भेजना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपका प्रीमियम इतना आ जाएगा, 40 साल का पेटर्म रहेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, इसके आगे मेरे ख्याल से अपने को जाना नहीं चाहिए, राइट। इसमें पूरे बेनिफिट वगैरह जो है सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया। अंडरस्टूड द पॉइंट, यस और नो? ठीक है। तो भाई साहब मेरा जो कहने का आपको पर्पस था, मतलब जो था वो ये था
कि ऐसी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि शायद आपका पैसा आपको ना दे, या आपके जाने के बाद में आपके परिवार को पैसा ना दे। आप तो चले जाओगे, लेकिन पीछे जाने के बाद में जो परिवार वाले हैं, जहां पे शायद बच्चे रह जाएंगे या फिर फीमेल रहेंगे, तो क्या वो उतना वहां पे झगड़ा कर पाएंगे कि नहीं सब कुछ चीजें सही बताई गई थी, उसके हिसाब से पैसा देना बनता है, आप हमें हमारा पैसा दे दीजिए? क्या ऐसा कर पाएंगे? शायद नहीं। ठीक है, डन। द नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज्ड टू फॉर्म जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? लिख लीजिए वहां पे, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, और कब किया गया? 1972 में। गॉट इट? डन। नेक्स्ट पॉइंट सर, 1993 से लेके 1999 में क्या हुआ? मल्होत्रा कमेटी बनाई गई। मल्होत्रा नाम का कोई इंसान था जो कि चेयरपर्सन था उस कमेटी का। ठीक है, इसलिए कमेटी का नाम क्या दिया गया? मल्होत्रा कमेटी। कमेटी बनाई गई, रिकमेंडेड द ओपनिंग अप ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर टू द प्राइवेट प्लेयर्स। अरे बाप रे बाप, अभी आपने जो देखा ना, यहाँ पे कोटक महिंद्रा आया हुआ है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एगॉन लाइफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। सर ये सब प्राइवेट सेक्टर वाले तो है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि प्राइवेट सेक्टर वालों को एंट्री कब यहां पे दी गई? 1993 से 1999 के बीच में। ठीक है, नाउ आईआरडीए, दैट इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एलआईसी एंड जीआईसी एक्ट वर पास्ड इन द 1999। अब ये ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग यहां पे आप लेके चल सकते हो कि आईआरडीए के लिए एक्ट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? आईआरडीए एक्ट 1999। फिर उसके बाद में एलआईसी के लिए भी अलग से एक्ट बनाया गया, दैट वाज आल्सो 1999। और जीआईसी के लिए भी एक्ट जो है वो बनाया गया, दैट इज आल्सो 1999, मेकिंग आईआरडीए द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस एंड एंडिंग द मोनोपोली ऑफ एलआईसी एंड जीआईसी। तो पहले कुछ जमाने में एलआईसी और जीआईसी के पास में क्या था? मोनोपोली था। क्यों? क्योंकि सर जनरल इंश्योरेंस की बात करोगे तो सिर्फ इसके पास में अथॉरिटी थी, अगर लाइफ की बात करोगे तो सिर्फ इसके पास में अथॉरिटी थी, कोई प्राइवेट प्लेयर था ही नहीं। लेकिन बाद में प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तो मोनोपोली को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर और बाकी जितनी भी कंपनी है सबके ऊपर रेगुलेट करने के लिए कौन आ गया? आईआरडीए। हालांकि स्टैब्लिशमेंट पहले भी हो चुका था, बट रेगुलेट करने का उतना पावर, उतनी अथॉरिटी उनके पास में नहीं थी। गॉट इट? डन। फिर उसके बाद सबरे 2000 से लेके 2014 तक, यानी कि 14 साल के टाइम पीरियड में क्या हुआ? लिबरलाइजेशन आया था भाई साहब, पोस्ट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है सर? काइंड ऑफ मान लीजिए आप यहाँ पे चीज़ों को आसान करना। पहले दूसरे लोगों को ये इंडस्ट्री में, ये मार्केट में एंट्री करना बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था और शायद अलाउड ही नहीं था, लेकिन जब उसको लिबरलाइज कर दिया गया, मतलब आसान कर दिया गया। ठीक है, द इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट ग्रोथ, द नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर इंक्रीज टू 46 इन 2017। 2017 में 46 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। कौन से सेक्टर से? प्राइवेट सेक्टर से। गॉट इट? डन। फिर 2015 में द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। इसमें मतलब भले ही हो सकता है कि एलआईसी के थ्रू होगा, बट इसमें मेन जो इनिशिएटिव है वो किसका है? गवर्नमेंट का। प्रीमियम किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में 2017 ऑनवर्ड्स अगर बात की जाए तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम वाज प्रपोज्ड टू बी लॉन्च्ड अंडर द आयुष्मान भारत एज पर द यूनियन बजट 18-19। एंड अगर 2017 के हिसाब से बात की जाए तो कितना पैसा? $6 बिलियन फ्रॉम पब्लिक इशू इन्होंने क्या किया है? रेज किया है। $6 बिलियन। कब की बात है ये? 2017 की बात है, राइट? तो ये बातों को आपको क्या करना होगा? ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, दैट इज व्हाट? नोटेबल ट्रेंड। अब ये भी आपका कंसेप्ट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा क्या है? फैक्ट्स हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको याद करना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि आप अपने खुद के अगर नोट्स यहाँ पे बना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ध्यान से, द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लाइक बैंकाश्योर। दूसरा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया। तीसरा एनबीएफसी हैव वाइडेंड द रीच एंड रिड्यूस द कॉस्ट।
उसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी चीज़ों की, ये एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर का रीच जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, और खर्चा क्या हो गया, कम। क्यों भाई साहब, अरे जब पहले एक ही कंपनी हुआ करती थी तो खर्चा ज़्यादा लगता था, कंपटीशन नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज अगर आ गई हैं तो जो प्रीमियम रहेगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया भाई साहब, ठीक है। दूसरी बात, फर्म हैड टाइड अप विद द लोकल एनजीओ टू टारगेट द ल्यूक्रेटिव रूरल मार्केट। सर रूरल मार्केट जिसमें कि इंश्योरेंस के बारे में इतना कोई ध्यान नहीं देता है, तो किसके साथ में मर्ज किया गया, एनजीओ के साथ। मर्ज मतलब उनके साथ में एसोसिएशन क्रिएट किया गया, ठीक है, और उनसे कहा कि चलो ये मार्केट को यहां पे टैप करते हैं, और जो रूरल वाले एरियाज है। अब भाई साहब एक सेकेंड, इंश्योरेंस करवाना कोई बुरी बात तो नहीं है, सोच के देखिए आप, आपने मतलब 10 लाख रुपए जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को दिए थे, और आपके परिवार को यहां पे 20 लाख रुपए अगर मिल रहे होंगे तो कितनी अच्छी बात है ये। मतलब डेथ होना इज नॉट अ गुड थिंग, बट ऐसे मजबूरी में, ऐसे टाइम पे जब आप अपने परिवार को बिना किसी इनकम के छोड़ के चले जाते हो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और अभी जस्ट अपन ने देखा कि अगर 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के तौर पे अगर आपको चाहिए, तो आपको महीने का 450 रुपए ही लगाना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। महीने का 450 रुपए, दैट्स इट, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। महीने का सिर्फ 450 रुपए जो है वही आपको लगाना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। नाउ इन अक्टूबर 2018, कब की बात है, अक्टूबर 2018 में, इंडियन ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट, अरे सर इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते सर हम। दो ही तो चीजें जिसके बारे में अच्छे से जानते हैं, एक फ्लिपकार्ट हो गया, दूसरा कौन सा, अमेजॉन। नहीं सर, मिंत्रा के बारे में भी पता है, शॉप क्लूज के बारे में भी पता है, लेकिन शॉप क्लूज तो चाइना वाला था तो बंद हो गया, ठीक है। लेकिन फ्लिपकार्ट एंटर द इंश्योरेंस स्पेस, अरे बाप रे बाप, ये तो हमको पता ही नहीं था। बोले फ्लिपकार्ट पे कपड़े मिलते हैं, बाकी चीजें मिलती हैं, पर इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, इसका तो हमको पता ही नहीं था। ध्यान से, स्पेस इन द पार्टनरशिप विद द बजाज अलायंस टू ऑफर मोबाइल इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस, अगर आपको मोबाइल का इंश्योरेंस करना होगा तो बजाज अलायंस नाम की जो कंपनी है उसके साथ में मिलकर फ्लिपकार्ट ने क्या किया, ये इंश्योरेंस वाले सेक्टर में कदम जो है वो रखा, ठीक है, ठीक है साहब। नाउ अमेजॉन इंडिया इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एंटर द इंश्योरेंस मार्केट एज एन एजेंट। जैसा फ्लिपकार्ट हुआ, अब ऑब्वियसली बात है भाई साहब, दोनों कॉम्पिटिटर है, अब वो कोई चीज कर रहा है तो इसका भी करना बनता है, नो डाउट इन दैट। नाउ इन सितंबर 2018 द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पेमेंट वाला बैंक, IPPB, ठीक है, ऑल्सो पार्टनर विद द बजाज अलायंस टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स। क्या बात है, मतलब बजाज अलायंस को क्या बोला कि कस्टमर तुम्हारे यहाँ पे कम आता है, मेरे यहाँ पे डेली आते रहता है पोस्ट के काम से, ठीक है। तो जब वो हमारे यहाँ पे आएगा ना, तो उसको हम बता देंगे कि तुम क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हो, जिसमें बजाज अलायंस से इंडियन पोस्ट को क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, और जिसका इंश्योरेंस होगा उसका वैसे भला हो जाएगा, और बजाज अलायंस जो है उसको पैसा मिल जाएगा काम करने के लिए। गॉट इट, ठीक है साहब। नाउ ओवर द ईयर्स shares of the private sector in the life insurance segment has grown from around 2% to 31.8% in the financial year 2019, बराबर है, अप टू सितंबर 2018। कहाँ 2% और कहाँ 31.8%, वो भी कब से, 2003 से लेके 2019 में, यानी कि 16 साल के अंदर। सिग्निफिकेंट, वेरी मच सिग्निफिकेंट, ठीक है। फिर इसके बाद in the non-life insurance segment, shares of the private sector increased to 55.70% in the financial year 20, that is up to अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 मतलब 19-20 की बात आप यहाँ पे करो, ठीक है। फ्रॉम 14.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2004 का मतलब यहाँ पे क्या है, 3 और 4। गॉट इट, डन, ठीक है साहब। नाउ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड द लॉन्च ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट सच एज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूलिप। अब आप कहोगे सर ये क्या बीमारी है, जरा बताइए, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले कैसा होता था, पहले जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जैसे मान लीजिए ये आप हैं, और आपने क्या किया, आपने अपना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दिया, ठीक है। तो पहले कैसा होता था कि इंश्योरेंस कंपनी यही वाला पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती थी,
ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे नहाय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, या फिर आपका NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, या और कोई भी जो कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। अब वहां से जो रिटर्न है वो किसके पास आता था? इंश्योरेंस कंपनी के पास। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रेड ऑफ क्या? सब बोले अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न्स भी कम रहेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा अगर लगाया है तो यहां पे कंफर्म है क्या कि गवर्नमेंट आपका पैसा खा के भागने वाली नहीं है, एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको जो रिटर्न मिलता था वो 6% 8% के आसपास मिलता था, ठीक है। लेकिन चूंकि आगे चल के कंपटीशन बढ़ गया तो आपकी जो ये कंपनी है ना, उन्होंने क्या सोचा, एक काम करते हैं हम ना पैसा लगाएंगे किसमें? मार्केट के शेयर्स के अंदर, या हम पैसा डालेंगे कहां पे? म्यूचुअल फंड के अंदर, या फिर हम पैसा डालेंगे कहां पे? सर मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब भाई साहब अगर आप ये सारी जगहों की बात कर रहे हैं तो यहां पे रिस्क जो है वो ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप रिटर्न की बात करो तो जहां ये 6 से 8% का था वहीं पे ये अब 10% से लेके 18% तक का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रिटर्न्स जो है वो अच्छा खासा यहां पे आ सकता है। सर गारंटी दे रहे हो क्या? नहीं, गारंटी तो नहीं है, बट डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो अल्टीमेटली इस कंपनी में रिटर्न्स क्या आएंगे? अच्छा आएंगे, और आपको रिटर्न्स क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे सर, एज सिंपल एज दैट। आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया? ULIP सर एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान जो कि किससे लिंक्ड है? यूनिट से लिंक्ड है। सर यूनिट का मतलब यहां पे क्या है? शेयर्स लगा लीजिए, म्यूचुअल फंड लगा लीजिए। सर बोले कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसी पैसे को यूज करके शेयर्स के यूनिट्स परचेज कर लेगी, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो है वो परचेज कर लेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? इसीलिए इसको क्या कहा गया? यूलिप प्लान कहा गया। और इससे क्या होगा? इससे जो रिटर्न्स हैं वो ज्यादा आने के चांसेस होंगे, ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट यहां पे किया जा सकता है। गॉट द पॉइंट? डन, ठीक है साहब। फिर उसके बाद other traditional products have also been customized to meet the specific need of the Indian customers. So मतलब पहले क्या होता था? लाइफ इंश्योरेंस, 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस है, 10 साल अगर जी लिए तो तुमको एक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, जितना तुमने प्रीमियम पे किया था उस पर 6% 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा लो, वो पूरा पैसा मिला के तुमको मिल जाएगा अगर अगले 10 साल में तुम जिंदा रह गए तो। लेकिन अगर 10 साल में मर जाते हो तो तुम्हारे परिवार वालों को जो लमसम अमाउंट है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन सामने वाला बंदा कहता है भाई साहब नहीं, मेरे को रिटर्न भी चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ना करूं, मैं आपकी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे दूं और आप मुझे 5 साल के बाद में कुछ पैसा दे देना, फिर 10 साल के बाद में कुछ पैसा दे देना, ऐसा चाहिए बोले मुझे। तो उसके हिसाब से उसको मोल्ड कर दिया। अभी हमने उस ऐप में भी देखा था कि देयर कैन बी समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। टर्म प्लान उसे कहते हैं। टर्म प्लान में क्या होता है? सब कुछ नहीं, आपको प्रीमियम पे करते रहना पड़ेगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फिर आपके परिवार वाले जो रहेंगे उसको क्या मिलेगा? उसको लमसम 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, 1 करोड़ 50 लाख एज द केस में भी वो उनको पे कर दिया जाएगा, उसे कहते हैं टर्म प्लान। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है? अगर जिंदा रहे तो भी कुछ मिलेगा, अगर डेथ हो गई तो भी कुछ मिलेगा, ठीक है, डन। फिर उसके बाद सितंबर 18 में HDFC अर्गो लॉन्च ई सिक्योर। क्या लॉन्च किया? ई सिक्योर, अ साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। ऑनलाइन में आ गए लोग फटाफट, ताकि घर बैठे बैठे लोग क्या करेंगे? इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हैं। फिर लार्ज इंश्योरेंस कंटिन्यू टू एक्सपांड फोकसिंग ऑन द कॉस्ट रेशनलाइजेशन, कॉस्ट जो है उसको कम करने के बारे में सोचा, एंड अलाइनिंग द बिजनेस मॉडल टू रियलाइज द रिपोर्टेड एम्बेडेड वैल्यू एंड जनरेट द वैल्यू फ्रॉम फ्यूचर बिजनेस रादर देन फोकस ऑन द प्रेजेंट प्रॉफिट। मतलब उन्होंने ये सोचा कि अभी अगर कस्टमर्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है देन इट्स ओके, रिटर्न्स क्या करेंगे? ज़्यादा देंगे। इससे क्या होगा? लोगों के बीच में माउथ पब्लिसिटी होगी और उससे क्या होगा? नए लोग आएंगे, नए लोग जुड़ेंगे, नया पैसा इकट्ठा होगा, और जहां पहले कम पैसा इकट्ठा होता था वहां पे अब क्या होगा? बहुत सारा पैसा जो है उसको इकट्ठा कर पाएंगे। फिर उसके बाद
इन जनवरी 2019 ऑनलाइन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म टर्टलमिंट रेज्ड, कंपनी का नाम है यह, कंपनी रेज्ड $25 इन फंडिंग। अरे बाप रे बाप, $25 मिलियन जो है वो रेज किया ये वाली कंपनी ने। ठीक है, कब की बात है? जनवरी 2019 की बात। एंड फिर उसके बाद में वापस से HDFC अग्रो नवंबर 2018 में, पहले सितंबर 18 में कांड किया ही था, कांड मतलब अच्छा काम किया था, फिर नवंबर 18 में इज इन एडवांस टॉक टू एक्वायर अपोलो मुनीच हेल्थ इंश्योरेंस एट अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 2600 करोड़। मतलब दूसरी कंपनी जो है उसको एक्वायर करने के बारे में नवंबर 18 में HDFC ने क्या किया? वर्क किया। गॉट द पॉइंट? सो अगर आप इंश्योरेंस की बात करेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर में करी गई। अंडरस्टूड द पॉइंट?